हेलो फ्रेंड्स, चलो हम गेट पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। आपने अगला लेक्चर देखा होगा, और जो भी स्टूडेंट ने अभी अगला लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व करवा दिए हैं, तो पहले जाके आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, बाद में ये लेक्चर्स देखना है। जितने भी पॉसिबल, जितने भी मेमोरी बेस याद है, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको पहले लेक्चर से सब कुछ देखना है। आइए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, एनएमआर की बात कर ली थी, अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था भैया, फेराडे लॉ से सबको आ गया होगा क्योंकि 12th साइंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड और दूसरी है हमारी शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक हमने हमारे लेक्चर्स में की हुई है। तो शॉर्ट ट्रिक से पहले सोल्व करने की ट्राई करते हैं, बाद में लॉन्ग मेथड से मैं समझा दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, कैथोड पे एजी मेटल है, एनोड पे कॉपर मेटल है। डिपॉजिट कौन हो रहा है, तो के एजी कैथोड पे डिपॉजिट हो रही है और कॉपर मेथड एनोड पे डिपॉजिट हो रही है। इन्होंने आई एम्पियर दे दिया हुआ है, समय टी टाइम दे दिया हुआ है, मिनट में है, और वेट आपको फाइंड करना है कि एजी कितना डिपॉजिट होता है और कॉपर कितना डिपॉजिट होता है। तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, फेराडे की आवश्यकता होगी। आइए फाइंड करते हैं फेराडे। फेराडे फाइंड करने के लिए भैया सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ये तो 12th साइंस वाले बच्चों को भी आता है। तो Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी, Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। यहां से आपको कूलम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको कूलम नहीं चाहिए, चाहिए क्या, फेराडे। तो फेराडे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फेराडे F इज इक्वल टू, ये पहले हमारी ट्रिक है कि फेराडे का ट्रिक Q डिवाइडेड बाई 96500, Q की वैल्यू क्या आई, आई क्रॉस टी। तो फेराडे इज इक्वल टू आई क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 96500, करेक्ट। तो फेराडे आई की वैल्यू, मेरे दोस्त आई की वैल्यू यहाँ पे दे दी हुई है 0.7 वोल्ट एम्पियर इनटू टाइम टी 10 मिनट दिया हुआ है। दोस्त रुक जा, इधर रुक, यहाँ पे गलती हो सकती है, गलती यहाँ पे, इन्होंने मिनट में समय दिया है, लेकिन आपको टाइम लेना है किसमें, सेकंड में, क्योंकि एम्पियर क्या बताता है, एक मिनट में जो समय, एक सेकंड में जो करंट पास होता है उसकी वैल्यू है ना। तो आपको मिनट में नहीं, याद रखना मेरे दोस्त, टी की वैल्यू आपको सेकंड में लेनी है। तो मिनट का कन्वर्जन यदि आपको सेकंड में करना है तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। और यहाँ पे 96500, और बहुत ही मजेदार बात कौन सी है कि भैया आप कैल्सी यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कैल्सी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने तो कैल्सी यूज किया होगा, या 0 0 कैंसल, मैं कैल्सी यूज करके यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 0.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 965। तो यहाँ पे मुझे फेराडे मिल गई है 0.04352 फेराडे। कितने फेराडे मिले, 0.534352, करेक्ट। सिंपल सी फेराडे फाइंड कर लेना था। कैल्सी यूज, वर्चुअल कैल्सी आता ही है गेट में, सभी ने यूज करके ये, और कैल्सी वो लोग प्रोवाइड करते हैं ना भैया, इसीलिए ऐसे डिजिट देते हैं। नेट में यदि ये क्वेश्चन पूछा होता ना, तो ये डिजिट ऐसे देंगे जो आप इजीली मैथमेटिकली सोल्व कर सको। वहाँ पे आपका मैथ्स चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं देते, आपका केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है, करेक्ट। चलो फेराडे मिल गई है, अब आपको फाइंड करना है वेट किसका, कॉपर का। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करके एक काम करते हैं, पहले लॉन्ग मेथड से जाते हैं, फॉर दी कॉपर। अब आपको पता है कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई होगी, तो कि भैया एनोड पे रिएक्शन हुई होगी कि Cu+2 में से सॉरी Cu सॉलिड में से एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, Cu+2 एक्वयस और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चेंजेस कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यानी कि आपको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करना है, तो 2 फेराडे की आवश्यकता होगी। हमने थियरी में डिस्कस कर लिया था, हमारे लेक्चर्स है यूट्यूब चैनल पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, एनोड कैथोड रिएक्शन की तो बात ठीक है, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन, आप 2 फेराडे करंट पास करोगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर यानी कितने ग्राम्स,
उसका एटॉमिक वेट ना भैया, 1 मोल कॉपर यानी कि उसका एटॉमिक वेट कितना है 63.5 ग्राम। यस और नो? यस। 2 फेराडे पास करने से कितना कॉपर डिपॉजिट हो सकता है, तो कि भाई 63.5 ग्राम। लेकिन आपने कितने फेराडे अप्लाई किए, यहाँ पे आपको 0 पॉइंट ट्रायंगल बनाना है, 4352 फेराडे पास करने से कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आप इसका समेशन कर दोगे। इसका समेशन कैसे करना है, तो ठीक ऐसे ही डायरेक्ट 63.5 दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ पे 0.0004352 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर नियरली इक्वल टू कितना आएगा, इसका आंसर मुझे तो याद है 0.0 फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.138 ग्राम कॉपर, 0.13 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। करेक्ट, 0.13 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। फिर ठीक वैसे ही आपको क्या है चाहिए, क्या 4 Ag सिल्वर के लिए, तो आपको पता है वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हुई होगी। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वहाँ पे Ag सिल्वर प्लस एक्वायस, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Ag सॉलिड बनाया होगा। यानी कि Ag प्लस में से Ag बनने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे दोस्त कि 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन पास करने से आपको 1 मोल Ag मिला। यस और नो? यस। 1 मोल Ag का आपको एटॉमिक वेट 107.9 समथिंग दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, 107.9 समथिंग ये आपको दिया हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पे आपने कितने फेराडे अप्लाई किए मेरे दोस्त, 0.0004352। इतने फेराडे अप्लाई करने से कितने मिलेंगे, आइए चेक करते हैं। 0.0004352 इंटू 107.8 समथिंग, 0.469, कितने, नियरली इक्वल टू 0.469 ग्राम Ag। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या आता है। कॉपर कितना 0.138, सिल्वर कितना 0.469 है। ये यहाँ पे दिया हुआ है Ag है, यहाँ पे कॉपर है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था आपको, करेक्ट आंसर Ag कितना मिला 0.469, कॉपर कितना मिला 0.138। और मैं ट्रिक बता दूं आपको, ट्रिक, चलो ट्रिक भैया इंपॉर्टेंट है, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट, ये तो आपने इतनी लॉन्ग मेथड की ना, डायरेक्ट देखना। यहाँ पे वेट फाइंड करना है ना, जब फॉर दी वेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, W इज इक्वल टू, आपके कोई फ्रेंड का नाम मीत है, मीत, मेरे फ्रेंड का नाम तो क्या है, मीत है, तो MIT डिवाइडेड बाई XF। ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, सारे पैरामीटर समझा देता हूँ। M एटॉमिक वेट, जो भी मेटल दी हुई उसका एटॉमिक वेट लेना है। I एम्पियर जो भी दिया हुआ है। T इन सेकंड लेना है, हर बार याद रखना, समय को सेकंड में ही लेना है। X यानी कि चार्ज लेना है, चार्ज। कॉपर पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, कॉपर पे चार्ज कितना चेंज हुआ, +2, Cu+2 में से Cu बनाना, यानी कि उसका फैक्टर है, मेटल का फैक्टर लेना है आपको कि यहाँ पे कॉपर 1 मोल कॉपर के लिए 1 मोल कॉपर 1 मोल कॉपर के लिए आपको कितने फेराडे की आवश्यकता है, तो कि 2 फेराडे की। ठीक वैसे ही 1 मोल Ag के लिए तो कि 1 फेराडे की 1 फेराडे की आवश्यकता है। मान लीजिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मैंने ले लिया तो 3 फेराडे की, इसको हम x बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे कि कॉपर के लिए फैक्टर की x फैक्टर की वैल्यू क्या है, तो कि 2, Ag के लिए 1, एल्यूमिनियम के लिए 3 है। वो आपको चार्ज के हिसाब से पता चल जाएगा, चेक कर लो। यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू। वेट, मैं कॉपर की बात करूँ अभी, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, एम्पियर 0.7 दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट दी हुई है, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय x 2 आएगा ना कॉपर के लिए, और 96500, इसका कैलकुलेशन कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आपका समय बचाने के लिए है, MIT/XF। करेक्ट,
MIT/XF, डायरेक्ट याद रखना है, रह जाएगा ना। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यस, द कैरेक्टर ग्रुप थियरी से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ये MSQ था, MSQ। आपने गलती से यदि सिर्फ एक ऑप्शन टिक किया है ना तो आपको चिंता करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, आपको मार्क नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन हाँ मार्क मिलेंगे नहीं। आपको जितने भी सारे आंसर इसमें पॉसिबल है ना वो सारे आंसर टिक लगाने थे MSQ में, करेक्ट। ये इस बार से अप्लाई हुआ है MSQ वाला सिस्टम, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना था, सिर्फ एक आंसर से नहीं चलेगा। तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया है आइडेंटिटी E, C2, सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश, उसके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे आते हैं C2V कैरेक्टर टेबल में। C2V का कैरेक्टर टेबल बहुत ही ईजी है, सभी को याद रह जाता है, सभी को याद रह जाता है। चलो तो यहाँ पे मैं C2V का कैरेक्टर टेबल लिख दूँ कि आइडेंटिटी E, C2, सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश। यहाँ पे मूलिकन सिंबल A1, A2, B1, B2, B1, B2, 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1, बात खत्म, बात खत्म। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको C2V का कैरेक्टर टेबल थोड़ा बहुत याद होगा तो भी चलेगा। थोड़ा बहुत ही मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट पूरा याद, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिए थे ना कि आपको थोड़ी बहुत लॉजिक लगाई ना, थोड़ी बहुत लॉजिक लगाई होती ना तो भी मिल जाते। एक बात तो तय है, एक काम करो ना, पहले इसको देख लेना। देखो इसमें क्या है, पहला जो एलिमेंट होगा ना वो हाईली सिमेट्रिक होगा, यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। चारों के चारों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव आएंगे, यानी कि +1 +1 +1 +1। तो ये एक आंसर तो सही रहेगा हमारा B। अब देखो यहाँ पे चार ये E, C2, सिग्मा V डैश, उसमें से कोई भी दो है ना, कोई भी दो नेगेटिव है, तीन देखो इसमें भी दो नेगेटिव है, B1 में भी दो नेगेटिव, B2 में भी क्या है, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि तीन नेगेटिव नहीं आते एक साथ। तो ये हाँ, ये देखो ये तीन नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, C तो चला गया। अब बाकी बचे दो, ये पहला -1, यहाँ पे -1, ये ऑप्शन कैसे है दिखाई दे रहा है ना, 1 -1 1 -1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 1 1 -1, करेक्ट, -1। चलो ये ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती, सिंगली डिजनरेट। ये ई जो दिखा रहा है आपको, ये ई की वैल्यू, ई डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है ना, ये 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन, यानी कि सिंगली डिजनरेट बोलते हैं। ग्रुप थियरी में मैंने आपको सारे के सारे मूलिकन सिंबल डिटेल में स्टडी करवाई है। ये मूलिकन सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू क्या होती है, तो इन शॉर्ट सारा कैरेक्टर टेबल मैंने ग्रुप थियरी में करवाया ही है, करेक्ट। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये मूलिकन सिंबल है ना, ये जो मूलिकन सिंबल, ये आइडेंटिटी ई का, उसका कभी नेगेटिव नहीं होता। चेक कर लेना, 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगी, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी भैया ठीक वैसे ही निकल गया, डी ऑप्शन भी निकल गया, डी आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी ई की वैल्यू गलत है, जो गलत आंसर है। बाकी बचा ए, जो आपको सिर्फ C2V में से कैरेक्टर टेबल में से मैच करना था। तो यहाँ पे MSQ में दो आंसर पॉसिबल है, चेक कर लेना, MSQ है ये, और दो आंसर पॉसिबल है, A और B। आपने A और B से याद नहीं रखना, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं ना। तो वहाँ पे 1 -1 1 -1, सारे के सारे प्लस। यहाँ पे तो 3 माइनस दिए हुए हैं, आ ही नहीं सकता। C2V में तो 3 माइनस वाले तो कैरेक्टर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी ई की वैल्यू नेगेटिव है भैया, वो डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है, करेक्ट। चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, वो भी बता दूँ, जो भी स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट किया है ना, उसको मार्क नहीं मिलते, लेकिन उसके नेगेटिव भी नहीं होते। नेगेटिव होने की टेंशन मत लो। जो भी स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चन में दोनों, जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं ना, दोनों सिलेक्ट किए हैं ना, उसको कम पूरे मार्क मिलेंगे। यदि सिर्फ एक किया है, या तो
ये दोनों में से कोई एक टिक किया है, टिक मार्क लगा दिया है, तो कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सिस्टम नहीं है। करेक्ट, एमएसक्यू में नेगेटिव नहीं होते। यदि आपको एमएसक्यू के मार्क लेने हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन आपने जिन्होंने सही टिक लगाए हैं उसको मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। इन्होंने क्या पूछ लिया है, 5 वोल्ट गुमराह करने के लिए बैटरी दे दी 5 वोल्ट की, कि आप क्या गुमराह हो जाओ, रास्ता भटक जाओ। आपको भटकना नहीं था, आपको सिर्फ देखना था। इन्होंने 5 वोल्ट बैटरी स्टेडी करंटली पास 1.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दे दी है, 2 आवर टाइम दे दिया हुआ है। इन्होंने चार्ज पूछा है कूलम्स में, कितने कूलम्स, कूलम्स यानी कि क्यू फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू आई क्रॉस टी, क्या करना था, आई क्रॉस टी, आई की वैल्यू 1.5, टाइम टी कितना आवर, 2 आवर। लेकिन मैंने अभी अभी आगे बताया आपको समय लेना है सेकंड में, तो यहाँ पे 2 × 3600 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती है। तो ये सभी का टोटल आप करोगे, सभी का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10800 कूलम्स आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका सही आंसर, ये रहा आपका सही आंसर। 1 या 2 मार्क्स में ब्लैंक पूछ ली थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी कर देना था, बात खत्म। चलो सिंपल सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस रेट कांस्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन पूछ लिया था। कैलकुलेशन द एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन पूछा था। आर्हेनियस इक्वेशन भैया याद होना चाहिए आपको। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, लीनियर K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू क्या आएगा, EA अपॉन RT, EA अपॉन RT आएगा। करेक्ट, लेकिन यदि यहाँ पे टेम्परेचर उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है तो T1 माइनस T2 करना था आपको, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जनरल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे दिया था, तो सिर्फ टेम्परेचर कर देना था, सिर्फ क्या करना था, टेम्परेचर T करना था, बात खत्म। K2 की वैल्यू इन्होंने दे दी है। K2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि दिखाई दे। तो यहाँ पे लीनियर K2 की वैल्यू है 2.64 इंटू 10⁻⁻⁴ और K1 की वैल्यू है 0.237 इंटू 10⁻⁻⁴। एक्टिवेशन एनर्जी EA फाइंड करना था, गैस कांस्टेंट 8.314 दिया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 सेल्सियस, यानी कि आपको 298 केल्विन में लेना है। क्यों केल्विन में लेना है, केल्विन में क्यों लेना है मेरे दोस्त, यहाँ पे गैस कांस्टेंट को देखो, गैस कांस्टेंट का यूनिट केल्विन में जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स होता है, इसलिए आपको टेम्परेचर को केल्विन में ही ऑलवेज। मैंने आर्हेनियस थियरी पढ़ाई ना भैया सीके में, केमिकल काइनेटिक्स में, वहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर डिटेल में लिखवाए हैं, सारे के यूनिट लिखवाए हैं, कौन से पैरामीटर किस यूनिट में लेना है वो भी लिखवाया है। टेम्परेचर भले ही आपको सेल्सियस में दिया हो या तो फ़ारेनहाइट में दिया, आपको कन्वर्ट करके किस में लेना है, केल्विन में ही, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। करेक्ट, चलो तो सिंपल सी बात आ गई ना। अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ से ये कैंसल, तो लीनियर 2.64 डिवाइडेड बाई 0.237 इज इक्वल टू EA, इसका मल्टीप्लिकेशन 8.314 इंटू 298 कर देना है बाद में तो। और हाँ, वर्चुअल कैल्सी में तो एंटीलॉग 20 आपको बहुत ही भैया क्या है बेनिफिट वाला है। वर्चुअल कैल्सी में एंटीलॉग आप तुरंत फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका एंटीलॉग ले लोगे आप, इसका पहले तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिए ना, 2.64 डिवाइडेड बाय 0.237, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा लीनियर 11.30 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 8.314 इंटू 298। यहाँ इसका एंटीलॉग कर दीजिएगा, एंटीलॉग डायरेक्ट वर्चुअल कैल्सी में आपको एंटीलॉग की वैल्यू दे दी है, तो एंटीलॉग करोगे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का। करेक्ट, आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये तो इतना तो आप कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको इजीली मिल जाएगी। और हाँ, इतना अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि वो जूल में पूछी गई थी या किलो जूल में एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर था। यदि जूल में होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। यदि किलो जूल में पूछी होगी ना तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
करेक्ट, वो तो यूनिट देख के आप पता लगा सकते हो। चलो बढ़ते हैं हम हमारे एक और अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको ये हमारी बुक में लिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा क्या है ट्विस्ट करके पूछा है, थोड़ा ट्विस्ट करके। बाकी पूरा अब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये इसका आंसर आएगा ना, तब आप कहोगे कि नहीं सर ये आपने बुक में लिखवाया हुआ है। बुक में मैंने चेंज, बुक और ये क्वेश्चन में चेंज किया है, पता है आपको। बुक में भैया मैंने है ना यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड यूज़ किया हुआ है, Br2 की जगह क्या है NiCl2 यूज़ किया हुआ है। इन्होंने ब्रोमीन यूज़ किया है, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन दोनों ही वीक लिगेंड है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इन्होंने देखो क्वेश्चन आप पढ़ते ना फिर भी आसानी से कर लेते, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। रिएक्शन ऑफ NiBr2 विद PPA3 इन्होंने कह दिया है -78 सेल्सियस पे रिएक्शन करवाई है, तो ये कॉम्प्लेक्स उसको मिल गया है, ये कॉम्प्लेक्स मिला है NiBr2 PPA3 ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स कब -78 सेल्सियस पे, -78 सेल्सियस पे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डायमैग्नेटिक यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा ना भैया ना, इन्होंने जियोमेट्री और अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, लेकिन -78 पे नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है रूम टेम्परेचर पे। इट इज ट्रांसफॉर्म अगेन ग्रीन कलर, ये पहले रेड कलर का था, आई थिंक रेड कलर का था, लेकिन जब इन्होंने पूछा कि ये रूम टेम्परेचर पे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूम टेम्परेचर पे है, तब ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बता दिया था उन्होंने कि रूम टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक है, तब उसकी जियोमेट्री आपको फाइंड करनी थी। तब क्या फाइंड करना था? जियोमेट्री। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो NiBr2 PPH3 2 टाइम, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स रूम टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले तो इसकी VBT फाइंड करनी पड़ेगी। VBT से ही पता चलेगा ना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और उसकी जियोमेट्री। तो VBT फाइंड करने के लिए मैंने हमारी बुक में ये कॉम्प्लेक्स लिखवाया हुआ है, वहाँ पे मैंने बोला था, आपको याद रखना के लिए बोला था कि ये कॉम्प्लेक्स जब निकल का कॉम्प्लेक्स आ जाए PPA3 2 टाइम और Br2। अब देखो यहाँ पे दो संभावनाएं है ना, दो संभावनाएं है। Br2 कैसा है तो कि वीक लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है तो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन दो वीक दो स्ट्रॉन्ग। लेकिन भैया मैंने आपको बताया था कि Br2 या तो कोई भी हेलोजन हो तो यहाँ पे वीक लिगेंड का पावर, वीक लिगेंड इज डोमिनेंट टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे Br2 इज डोमिनेंट टू दी PPH3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। पेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड की ताकत ज्यादा है, वीक लिगेंड की डोमिनेंट पावर, उसकी क्या बोलते हैं गुजराती में, अब हम क्या, इसकी प्रभाव शक्ति, उसकी जो प्रभाव शक्ति है ना वो ज्यादा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता ना भैया, ये कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रॉन्ग होता ना तो इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूशन करता, लेकिन यहाँ पे वीक लिगेंड की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कैसा होगा तो कि भैया यहाँ पे निकल की आप बात करो तो निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकल +2 में होगा, तब आर्गोन, यस और नो, 3d8 4s0 4p0 4d0, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उन्होंने साफ साफ बता दिया है मेरे दोस्त, उन्होंने बता दिया है कि रूम टेम्परेचर पे, पहले देखो, पहले मैं बात करता हूँ -78 सेल्सियस पे, तब ये इन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, यानी कि d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो ये पेयरिंग हो गई है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है -78 पे, तब इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी? तब इसकी जियोमेट्री DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे, यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करें तब इसकी नंबर ऑफ, इन्होंने बता दिया है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तब इसकी जियोमेट्री क्या होगी? तब इसकी जियोमेट्री, अब जो लिगेंड
4 लिगेंड है वो किस में, तो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। मैंने कोऑर्डिनेशन में फुल्ली डिटेल में समझाया है, सारा का सारा फुल्ली डिटेल में समझाया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि भैया ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे VBT समझाने जाऊँगा ना तो फिर 3 to 4 आवर चले जाएंगे एक ही लेक्चर में, एक क्वेश्चन में 3 to 4 आवर, करेक्ट। तो वो तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाके VBT हमारी है ही कोऑर्डिनेशन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप, करेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना ऐसा क्यों है, तो कि यहाँ पे वीक फील्ड डोमिनेंट है, वीक फील्ड डोमिनेंट है, वीक फील्ड यानी कि वीक लिगेंड का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, n की वैल्यू हो गई 2 और आपकी जियोमेट्री हो गई टेट्राहाइड्रल। तो ये रहा आपका आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना था टेट्राहाइड्रल और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, करेक्ट। चलो, तो यहाँ इतने सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने साफ साफ बता दिया था। देखो रूम टेम्परेचर इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ते ना तो समझ आ जाता कि NiBr2 रिएक्शन कर रहा है PPA3 के साथ -78 सेल्सियस पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया जो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कब हो सकता है, जब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा तब। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये कॉम्प्लेक्स कैसे बिहेव करेगा, तो कि भैया पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। पैरामैग्नेटिक कब करेगा, जब वो टेट्राहाइड्रल होगा। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बात खत्म। सारी की सारी डिटेल में हमने पढ़ी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन पढ़ के गए हैं उसको ये क्वेश्चन आसानी से पता लग गया होगा, करेक्ट। चलो, इतने क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, मुझे याद आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये सारे क्वेश्चन देख लेना और आशा रखता हूँ कि आपके सभी के सारे क्वेश्चन सही हो और सभी स्टूडेंट गेट क्रैक कर जाओ, ऐसे ही आशा रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।